ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन गरीबों का, और गरीबों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। आप ये जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देके इस देश में संविधान के रूप में एक जीवित ग्रंथ हमें दिया, जो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान का जीवन दिलाने की बात करता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अहंकारी लोग संविधान को ताक पे रख के प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। भारत का खून स्वाभिमानी खून है, ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है, लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इनकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग स्वीकार कर लेंगे। आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं, और जब मैं यहां आया और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी, तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे, तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का और हर जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पर यहां मजबूत हो रहा है। मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना, और एक बहुत बड़ी संख्या यहां माताओं बहनों की भी है, जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा
कि अगर एक की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं थे। यहां तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह न होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुल्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्म सम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आजादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है, लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूं, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालिक या भारत के बाद आजाद हुए, और आज उन देशों में जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहे हैं। जब एक समय पे आजाद हुए देश अगर बहुत दूर ना जाके यही चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहां के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आजाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोयलों पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर शहरों से पलायन करके
घर की तरफ चला था और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में इन गरीबों को का पेट भरने के लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने देखा किस तरह मजदूर पलायन करके आया, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माए अपने बच्चों को बैग की चैन के ऊपर अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर कर रही थी। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई। लेकिन यहां की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है, और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोना जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने ही है। और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही हैं वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती हैं? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है। और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं पे आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2-2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2-2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि इस देश में गरीबों का, और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही हैं? क्या ये गरीबों का काम कर रही हैं या ये अमीरों का काम कर रही हैं? यहाँ हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं किस किस की पीड़ा आपके सामने रखूं? मैं तो ये समझता हूं
आज नहीं तो कल इस देश के नौजवान को अपने गरिमामय जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इस देश का नौजवान और इस देश में भी बिहार का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होके इस जुल्म जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को काटने का काम नहीं करेगा, तब तक इन सत्ता में बैठे फर्जी मसीहाओं के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देके इस देश में संविधान के रूप में एक इतनी बड़ी शक्ति हमें दी, एक जीवित ग्रंथ हमें दिया जो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान का जीवन दिलाने की बात करता है, जो अंतिम व्यक्ति को भी गारंटी देता है रोटी, कपड़ा, मकान की, जो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मुख्य धारा में खड़े होके सम्मान का जीवन देने की गारंटी देता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अहंकारी लोग संविधान को ताक पे रख के प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सेना का जवान परेशान है, होमगार्ड के भाई परेशान है, चौकीदार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, ममता बहनें परेशान हैं। और अगर कोई परेशान नहीं है तो वो आपके राजभवन में और आपके विधानसभा में बैठे आपके नेता जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं और गरीब जनता को जुमला बोल बोल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अंतिम व्यक्ति के आवाज उठाने का काम किया, चाहे होमगार्ड के भाइयों की समस्या हो, चाहे चौकीदार भाइयों की समस्या हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनों की समस्या हो, मैंने सभी के लिए लड़ने का काम किया। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस देश में सबसे पहले ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, इस बाजारीकरण के जरिए जहां महंगी शिक्षा एक तरफ है जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और क्लास 1 के अधिकारी से लेके 4th क्लास के कर्मचारी तक के बच्चों का, गांव के सरपंच से लेके और विधायक, MP सबके बच्चों का की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान का बच्चा बैठ के पढ़ता है, जहां मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसी टेबल पे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब DM का बच्चा उसी कुर्सी पे क्लास में बैठा होगा, जब SP का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा मिलेगी, तब जाके शिक्षा के दरवाजे परमानेंट के लिए गरीबों के लिए खुल जाएंगे और ये गरीब अमीरों को पछाड़ के अपनी गरीबी की बेड़ियां काटने का काम करेंगे। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो तकलीफ इसलिए हुई कि जब मैंने प्राइवेट स्कूलों पे उनको बंद करने की बात की तो जिन नेताओं ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं उनको लगा चंद्रशेखर तो उनके रोजगार को बंद करवा देगा। मैं ये कह रहा हूं, नेताओं का रोजगार बंद होता हो तो हो जाए, गरीब के बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूं कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूं और सरकार को समझा सकता हूं। पार्लियामेंट में कि
अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे, मैंने आप छोड़िए, गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयां तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास है बिहार में, जो किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैंने ये कहा, आप गौर करके सुनना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते, जनता से कहते कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टिज में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां दवाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये गरीब जबरदस्ती उनके अस्पताल में घुस गए हैं। दवाई नहीं मिलेगी, कोई मशीन नहीं है, एक्सरा, ईसीजी, एमआरआई, कोई मशीन नहीं है, बाहर से टेस्ट कराओ, जेब काटने का काम होगा। तो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, केंद्रीय सचिव हो, प्रमुख सचिव हो केंद्र के, या मुख्य सचिव हो, या डीएम हो, एसएसपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो केंद्र के, स्टेट के, विधायक हो, सांसद हो, सबका इलाज और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो आप देखना, डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे, और गरीबों की जेब भी कटनी बंद हो जाएगी। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी। सम्मानित साथियों, मैं लगातार बिहार को संघर्ष करते देख रहा हूं, बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है कि वो गारंटी बहुत देते हैं। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इनकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को घर पे कुटीर उद्योग लगा के रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग स्वीकार कर लेंगे।